हेलो बच्चों, दिस इज फनेश गौतम नाम K2 इंस्टीट्यूट। बच्चों आज बात करेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताना क्या चाहता है। तो ये चाहता है हमें ये समझाना कि एक्चुअल में एटीपी की सिंथेसिस होती कैसे है। बच्चों हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है। तो फोटो सिस्टम 2 में ये आपका मान लो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। तो जब लाइट आएगी तो यहाँ से क्या जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाएंगे, तो वो जाएंगे फायोफाइटिन के पास। फायोफाइटिन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने थे, उसके बाद वो जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, प्लास्टोक्विनोन बाहर से दो प्रोटॉन्स को भी पकड़ेगा। यहाँ से अगर दो इलेक्ट्रॉन्स गए तो बाहर से दो प्रोटॉन्स को भी पकड़ेगा। उन प्रोटॉन्स को जब ये पकड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन्स भी आ गए, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 के पास। उसके बाद ये जो बच्चों मॉलिक्यूल है PQH2, वो अपने दो प्रोटॉन्स थाइलाकोइड के ल्यूमन में ट्रांसफर कर देगा और दो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंचाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास, और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQ के अंदर। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। ये आपको समझ में आएगा तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में एटीपी बना कैसे। साइटोक्रोम B6F के पास गए दो इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद यहां से प्लास्टोसाइनिन, और उसके बाद यहां पर वापसी आएगा किसके पास, फोटो सिस्टम 1 के पास। और फिर यहां से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे कौन बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा FAS प्रोटीन। इसके बाद आपका FD के बाद NADP पॉजिटिव से NADPH+H पॉजिटिव बनेगा, और कौन सा एंजाइम में काम करवाएगा, FNR। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, हमें इतना तो बेसिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे एटीपी की सिंथेसिस होती कैसे है। अब हम सीधी बात करते हैं एटीपी के बारे में। सबसे पहला बच्चों बात यह है कि एटीपी की जो सिंथेसिस है वो एसोसिएटेड है विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। यानी कि बच्चों अगर आप चाहते हो एटीपी बनाना तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बने। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए, एक तरफ प्रोटॉन कम होना चाहिए, और उसके बाद जब ग्रेडियंट तोड़ा जाएगा उस तोड़ने से जो एनर्जी मिलेगी उसी एनर्जी से आप क्या बनाओगे, एटीपी बनाओगे। एटीपी बच्चों कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो हमें पता है एक एटीपी बनते थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बात समझ में आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे, तो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। और यहाँ पर का मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने ये क्या दिखाया है, ये मैंने दिखाया है थाइलाकोइड। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन है और ये थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, ये है बच्चों ल्यूमन, थाइलाकोइड का ल्यूमन। सो एक्चुअल में एक थाइलाकोइड के अंदर, थाइलाकोइड के ल्यूमन से जब हम प्रोटॉन्स को बाहर फेंकेंगे, बाहर मतलब जब हम स्ट्रोमा फेंकेंगे, बाहर क्या है, बाहर है स्ट्रोमा। तो जब हम प्रोटॉन्स को यहां से यहां फेंकेंगे तब हमारे बनेंगे एटीपी। बात समझ में आ रही है, यानी कि जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट तोड़ा जाएगा, उस तोड़ने से जब एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। अब जो मैंने बोला कि ग्रेडियंट को बनाना, ग्रेडियंट को तोड़ना, ये काम होता कैसे है, और उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट देखो बच्चों, इतना समझ में आ गया कि अगर एटीपी बनाने हैं तो क्या चाहिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है, हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म, कि सबसे पहले प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन कैसे रहा है। तो देखो सबसे पहला बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हमें पता था बच्चों कि जब ये लाइट आई और लाइट गई फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो उन इलेक्ट्रॉन की भरपाई किसने करी, हमें पता था इनकी भरपाई कैसे हुई, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल टूटा। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटा तो ये 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से निकल गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यही इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, फोटो सिस्टम 2 के पास। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है सर, थाइलाकोइड के ल्यूमन में ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एक्यूमुलेट हुए कि नहीं हुए। बात समझ में आ रही है, तो जितनी बार भी वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा फोटो सिस्टम 2 पर, उतनी बार यहाँ पर प्रोटॉन्स ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोटॉन बनते हैं या प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन ल्यूमन। तो ये पहला है। दूसरा क्या हुआ बच्चों, एक और चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अब यहां समझो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से गए फायोफाइटिन के पास, फायोफाइटिन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था।
हाँ कि ना। जब इलेक्ट्रॉन यहां से गए फाइटिन के पास और फाइटिन से कहां पे गए, वो गए प्लास्टोकोनोन के पास। ये जो प्लास्टोकोनोन है बच्चों, ये प्लास्टोकोनोन एक हाइड्रोजन कैरियर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, इसके पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो आए जो यहाँ से जा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने लिए ही लिए, लेकिन साथ के साथ इसने स्ट्रोमा से, बाहर पूरा स्ट्रोमा का रीजन है, इसने स्ट्रोमा से क्या पकड़ लिए, 2 प्रोटॉन्स भी पकड़ लिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स भी पकड़े, इसने प्रोटॉन्स भी पकड़े, फिर उन प्रोटॉन्स को अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर किया, ये समझ लो, प्रोटॉन को पकड़ के खुद को इसमें कन्वर्ट कर लिया इसने कन्वर्ट किया PqH2 के अंदर, यानी कि प्लास्टोक्विनोल के अंदर। ये बात समझ में आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रोटॉन का पंप है, उसने ट्रांसपोर्ट किया प्रोटॉन को फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। क्यों? क्योंकि बच्चों वापस देखो, ये जो आपका PqH2 है, इस PqH2 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए, साइटोक्रोम B6F को, और प्रोटॉन्स कहां फेंके, इसने प्रोटॉन्स फेंके थाइलाकोइड के ल्यूमन में। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला प्रोटॉन्स कहां से आए, तो पहले प्रोटॉन्स आए जब वाटर मॉलिक्यूल टूटा। बात समझ में, जब वाटर मॉलिक्यूल टूटा तो पहले वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से थाइलाकोइड के ल्यूमन में प्रोटॉन जमा हो रहे हैं, और दूसरा जो प्रोटॉन का पंप है, इस पंप ने क्या किया, इस पंप ने बाहर से पकड़ा प्रोटॉन्स को और कहां फेंका, उसको फेंका ल्यूमन के अंदर। तो इन 2 वजह से तो ये हो गया कि सर ये प्रोटॉन जहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये दोनों वजह क्या है, ये दोनों वजह ये है कि दोनों की वजह से प्रोटॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं थाइलाकोइड के ल्यूमन में। तीसरा बच्चों जो पॉइंट है वो ये है, आओ लास्ट में हमने क्या देखा कि जो NADP पॉजिटिव है, ये NADP पॉजिटिव के पास क्या होता है, स्ट्रोमा से, फ्रॉम स्ट्रोमा प्रोटॉन्स को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर इसके प्रोटॉन्स को पकड़ लिया जाता है, प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से पकड़ा जाता है, उसके बाद इस NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करवाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स का नंबर डिक्रीज किया जाता है, जिसकी ये काम क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस NADP पॉजिटिव टू फॉर्म NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो देखो 3 तरीके, 3 में से 2 तरीके क्या है कि प्रोटॉन को हम ल्यूमन में जमा करवा रहे हैं, और तीसरा तरीका क्या है कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स का नंबर कम करवा रहे हैं। स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स का नंबर कम कैसे करवा रहे हैं, तो हम ऐसे करवा रहे हैं कि हम NADP पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो इन 3 वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली बच्चों खुद से इमेजिन करके देखो, ल्यूमन में प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन का नंबर कम होगा कि नहीं होगा। तो अगर ल्यूमन में प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया, ठीक है, ये अगर प्रोटॉन्स का अमाउंट ल्यूमन में ज्यादा हो गया, तो मुझे बताओ क्या इनका जो pH है वो कम होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना। प्रोटॉन्स यहाँ पे ज्यादा हैं, मोर प्रोटॉन्स है यहाँ पर, यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे लेस प्रोटॉन्स बचे, क्योंकि 2 वजह से यहाँ पे प्रोटॉन्स को एक्यूमुलेट करवा दिया, और तीसरे तरीके से हमने यहाँ से प्रोटॉन्स को कम करवा दिया, तो यहाँ पे प्रोटॉन बचे कम, यहाँ पे प्रोटॉन बचे ज्यादा। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, प्रोटॉन का ग्रेडियंट। बात समझ में आ रही है। अल्टीमेटली एक और चीज भी क्या हुई, यहाँ पर pH कम हो गया और यहाँ पर रिलेटिवली pH ज्यादा रहेगा। लॉजिक क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, ठीक है, बना। अब क्या प्रोटॉन के ग्रेडियंट बनने से हमारे ATP बनेंगे? नहीं, ATP बनाने के लिए आपको इस बने हुए ग्रेडियंट को, इस बने हुए प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ोगे कैसे? तोड़ोगे ऐसे, थोड़ा पहले ये समझ लेते हैं। तोड़ोगे कैसे बच्चों, ध्यान से देखो। ये एक एंजाइम है, इस पूरे एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये पूरा एक एंजाइम है ATP सिंथेज। इस ATP सिंथेज के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है ये जिसे बोलते हैं CF0 पार्टिकल, और एक है ये जिसको बोलते हैं CF1 पार्टिकल। बच्चों ये CF क्या है, इसे कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट है, एक है CF0 पार्टिकल, एक है आपका CF1 पार्टिकल। इनमें से जो CF0 पार्टिकल है ये क्या करता है, ये एक तरीके के चैनल की तरह काम करता है, एक्ट एज अ चैनल, ठीक है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करता है तो अल्टीमेटली प्रोटीन का ही बना हुआ। और ये जो है CF1 पार्टिकल, इसकी मदद से क्या बनेगा आपका ATP, मतलब डायरेक्टली रोल प्ले करेगा ATP बनाने में। हालांकि अब कोई ये मत समझ लेना इसका रोल नहीं है, रोल इन दोनों का ही है। बिना इसके प्रोटीन आपका ATP बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, वो यहाँ देखो बच्चों। जब अल्टीमेटली इस ल्यूमन में प्रोटॉन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और बाहर की तरफ बहुत कम हो जाता है, तो ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूटता है। जब ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूटता है
तो एकदम से यहां से ये प्रोटॉन्स निकल के बाहर आते हैं। अब सबसे पहले ये जो बच्चों CF0 पार्टिकल है वो एक तरह के चैनल की तरह काम कर रहा है। चैनल की तरह काम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इन आयंस को अंदर से बाहर फेंकने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और आपने पढ़ा है कि अगर मूवमेंट किसी प्रोटीन के थ्रू हो रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, मूवमेंट तो हो ही रहा हो, साथ के साथ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भी जा रहा हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इस CF0 पार्टिकल की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो ल्यूमन से स्ट्रोमा में वापसी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और क्योंकि ये प्रोटीन्स के थ्रू आ रहे हैं, एक चैनल के थ्रू आ रहे हैं, इसीलिए से क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बच्चों फैसिलिटेटेड क्यों? क्योंकि फैसिलिटेट करवाया गया है। एक प्रोटीन के चैनल के थ्रू ही अल्टीमेटली प्रोटॉन्स क्या हुए हैं? अंदर से बाहर की तरफ आए हैं। और डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ आए हैं। बात समझ में आ रही है? तो CF0 पार्टिकल का डायरेक्ट रोल क्या है? प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में, अंदर से बाहर, यानी कि ल्यूमन से स्ट्रोमा में। और ये जो आपका CF1 पार्टिकल है ये क्या करवाएगा? अच्छा, बाहर का पूरा एरिया क्या था? हमने क्या डिस्कस किया था? बाहर का पूरा एरिया स्ट्रोमा था कि नहीं था? इस स्ट्रोमा में बच्चों काफी सारे आपके ADP और काफी सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं। अब ध्यान से समझना बच्चों, जब प्रोटॉन्स अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो ये आपका ATP सिंथेस जो आपका एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके साथ साथ ये जो आपका CF1 पार्टिकल है इसमें आते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। इसमें क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से ये जो आपके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ध्यान समझना, जैसे ही प्रोटॉन अंदर से बाहर की तरफ आए इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी की वजह से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ATP के अंदर। लॉजिक क्लियर हो रहा है बच्चों? यानी कि मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब प्रोटॉन्स अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी की वजह से पहले तो आपका ATP सिंथेस जो आपका एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ साथ उसमें जो CF0 पार्टिकल है वो एक तरह के चैनल की तरह काम करेगा, प्रोटॉन्स को अंदर से बाहर लेके आने में मदद करेगा। और जो आपका CF1 पार्टिकल है इसमें होगा कन्फर्मेशनल चेंज, और उसी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से आपका ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे और अल्टीमेटली क्या बनेगा? अल्टीमेटली बनेगा ATP। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि अगर हमको एक्चुअल में ATP की सिंथेसिस करवानी है, सबसे पहले हमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म करना पड़ेगा। प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म कैसे किया जाएगा? स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स के अमाउंट को कम करो और ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स के अमाउंट को ज्यादा करो। उसके 3 तरीके थे। पहला तरीका क्या था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सनलाइट के थ्रू। तो जब वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है, अच्छा ये कौन से कॉम्प्लेक्स पर होता है? ये कौन सा फोटो सिस्टम पे होता है? तो फोटो सिस्टम 2 पर। ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये था कि जब वाटर का होगा फोटोलाइसिस तो उसकी वजह से प्रोटॉन ल्यूमन में जमा होंगे। दूसरा, जो प्रोटॉन का पंप है वो क्या कर रहा है? स्ट्रोमा से पकड़ेगा प्रोटॉन्स को और अंदर फेंकने में मदद करेगा कि नहीं? अंदर का मतलब क्या है? वो ल्यूमन में डालने की मदद करेगा कि नहीं? तो सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला हो गया। और तीसरा का क्या है? जब NADP पॉजिटिव को रिड्यूस किया जाएगा NADPH के अंदर, तो ये जो रिड्यूस करने के लिए प्रोटॉन्स लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे? वो ले जाएंगे स्ट्रोमा से। तो अल्टीमेटली इन तीनों ही वजह से स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स का अमाउंट कम हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है? और ल्यूमन के अंदर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पर एक pH ग्रेडियंट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो pH अल्टीमेटली कम हो ही जाएगा। अब जब ज्यादा ही अंदर प्रोटॉन्स सब जमा हो जाएंगे, जब समय ऐसा आएगा ना कि अंदर से प्रोटॉन्स को बाहर फेंकना होगा, तो तब जब आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ना पड़ेगा। जब आप प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ोगे तब उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने की वजह से ही आप क्या बना पाओगे? ATP बना पाओगे। उसके लिए क्या है? क्योंकि प्रोटॉन्स को अब अंदर से बाहर की तरफ फेंकना है, तो यहाँ पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करेगा जिसका नाम है ATP सिंथेज, जिसके 2 कंपोनेंट है, एक है CF0 पार्टिकल, एक है CF1 पार्टिकल। CF0 पार्टिकल क्या करेगा? वो एक तरीके के चैनल की तरह काम करेगा, एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करेगा। और जो आपका CF1 पार्टिकल है उसके अंदर आता है कन्फर्मेशनल चेंज, जिससे बनता है आपका ATP। आई होप बच्चों आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। इसी टॉपिक के थ्रू आपका ATP, या ये समझ लो ये केमिस्मेटिक हाइपोथेसिस इकलौता तरीका जिससे एक प्लांट अपने लिए क्या बनाता है? ATP बनाता है। बात समझ में आ रही है? किसी भी तरह का डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।